हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पढ़ेंगे हमारी तीसरी पोएम, जिसका टाइटल है ओzymandias, और इसे लिखा है पीबी शेली ने, यानी पर्सी बिशे शेली ने। ये पोम जो है, ये इजिप्शियन किंग्स जो हुआ करते थे, और वो अपनी जो स्ट्रेंथ होती थी, जो उनकी पावर होती थी, उसे शो ऑफ करना बहुत पसंद करते थे। और उनके पास बहुत गोल्ड होता था, उनके पास ट्रेजर बहुत होता था, तो उसे अपनी पॉपुलैरिटी पे और अपने आप पे वो दिल खोल के खर्च किया करते थे। राइट। जैसे हमारी पिछली पोम जो है, जो विलियम शेक्सपियर की थी, वो पोम भी एक सोनेट थी, ये पोम भी एक सोनेट है। इसमें 2 स्टैंजास हैं। अब मैंने आपको तभी बताया था कि जो शेक्सपियरियन सोनेट्स हैं, उन पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। दूसरी सोनेट्स पे, मतलब हर टाइप ऑफ सोनेट पे उसके टाइप ऑफ रूल्स लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्वार्ट्रेन नहीं कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2। फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं, सेकंड स्टैंजा में लास्ट 6 लाइन्स होती हैं। पर्सी बिशे शेली जो है, उनकी जो सोनेट होती है वो ऐसी होती है। ठीक है, अब यहाँ हम जल्दी से देख लेते हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में शेली ने क्या बताया है। I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. अब antique land का मतलब ये है कि बहुत ही रिमोट लैंड से है, बहुत ही दूर दराज की जगह से है। तो पोएट कह रहा है, आए है पोएट, कि पोएट कह रहा है, शैली कह रहा है कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो बहुत ही दूर से आया था, और वो ओzymandias के बारे में बताता है। क्या बताता है? टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। कि ट्रंक क्या होता है? धड़। पैरों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है शरीर का, उसे धड़ कहते हैं, ट्रंक कहते हैं। कि एक ऐसा स्टैचू डेजर्ट में, रेगिस्तान में देखा, जिसका सिर्फ पैर ही थे, दोनों पैर ही थे, और उसका जो ट्रंक था, धड़ था, वो टूटकर अलग गिर चुका था। Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies. visage का मतलब होता है फेस। तो ट्रंक भी टूटकर गिर चुका था, और थोड़ी ही दूर उस स्टैचू से जो फेस है, विसाज जो है, जो फेस है, वो भी टूट के गिरा हुआ था, आधा मिट्टी में धसा हुआ, और इट वॉज शैटर्ड, मतलब एकदम टूटा फूटा सा वो हो रखा था। हुज फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है कि माथों पे जो बल पड़ते हैं ना, ये इस तरह से फ्राउन, and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passion read which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. Mock का मतलब होता है कॉपी। यहाँ पर कहा है कि जो रिंकल्स है इस चेहरे के ऊपर, जो इसके चेहरे पे एक कोल्ड एक्सप्रेशन है, कोल्ड एक्सप्रेशन का मतलब है कि बहुत ही कमांडिंग और बहुत ही अथॉरिटेटिव एटीट्यूड जो एक होता है ना, वो इसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा है। ये कौन बता रहा है? वो जो रिमोट लैंड से एक आदमी आया होता है ना, वो हमारे पोएट शेली को बता रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि ये जो स्टैचू जिसका था ना, और वो जो फेस था, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस बनाए गए हैं, तो ये किसी राजा का स्टैचू था, और उस राजा के चेहरे के एक्सप्रेशंस जो है, इस स्कल्प्टर ने, इस मूर्तिकार ने एकदम डिट्टो इस मूर्ति में छाप दिए हो। ऐसा लगता है कि वो राजा असली में भी ऐसा ही था, बहुत ही अथॉरिटेटिव, कमांडिंग, और बहुत ही ज्यादा कोल्ड था वो इंसान, मतलब इमोशनलेस इंसान था वो, और बहुत ही बड़ा टायरेंट था। मतलब जो क्रूर राजा होता है ना, जिसमें दया नहीं होती है, ऐसा राजा था। और उसके जिस तरीके के एक्सप्रेशंस आते थे ना, एकदम इमोशनलेस, ऐसा लगता है मानो इस स्कल्प्टर ने उस राजा के जो एक्सप्रेशंस थे, एकदम एज इट इज इस मूर्ति पर छाप दिए हो। तो ये जो लिखा है ना, लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग क्या है? स्टोन्स। तो एकदम एज इट इज छाप दिए हैं। द हैंड दैट मॉक देम एंड द हार्ट दैट फेड, इसका मतलब है, तो ये कह रहे हैं कि जो स्कल्प्टर है, उसका जो हाथ है, उस हाथ ने एज इट इज एक्सप्रेशंस कॉपी कर लिए, मॉक कर लिए हैं, और जो दिल है वो हार्टलेस है। तो वो हार्टलेस था वो राजा, तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो द थिंग इज लाइक कि बहुत ही शानदार स्कल्प्टर है, स्कल्प्टर की एक तारीफ की गई है यहाँ पर। अब ये कौन से राजा की बात हुई है? ये है रामेसेस सेकंड। ये एक इजिप्शियन राजा था, और वो बहुत ही अपनी एक टायरेंट राजा था, अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। सेकंड स्टैंजा के अंदर क्या बात हो रही है, उस राजा के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है। क्या? एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल क्या होता है बेटा? ये जो पूरी मूर्ति है ना, पूरी मूर्ति एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म सा होता है, कि भाई छोटा सा एक ब्लॉक जैसा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वो मूर्ति है।
तो जो ब्लॉक है उसी को ही पेडेस्टल कहा गया है और उस पेडेस्टल पे कुछ वर्ड्स एनग्रेव्ड है, कुछ लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। कि मैं कौन हूं? मैं ओzymandias हूं, यानी राजाओं का राजा हूं मैं। लुक अपॉन माय वर्क्स, ये माइटी एंड जेस्पियर, मेरे कामों की तरफ देखो, मतलब मैंने जो किया है अपनी लाइफ में, मैंने जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में, उससे तुम सब लोग थोड़ी सी प्रेरणा लो, इंस्पिरेशन लो। तुम सब लोग कौन? ये माइटी एंड जेस्पेयर। तो ये किन लोगों से कह रहा है ये राजा? देखो राजा तो अब जिंदा है नहीं, मूर्ति ही है। उन उस पेडेस्टल पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, वो बेसिकली उन लोगों के लिए लिखे गए हैं जो आते जाते कभी भी इस मूर्ति को देखेंगे। तो जो लोग इसे पढ़ेंगे ना, राजा का ये जो मैसेज है वो पढ़ेंगे ना, तो ये पढ़ने वाले लोगों को ना बहुत ही, दे विल फील बिलिटल इन फ्रंट ऑफ दिस किंग। और इसी पर्पस से ओzymandias ने ये मूर्ति बनवाई थी कि जो भी आता जाता देखेगा ना, वो मुझे देखकर या तो जेलस फील करेगा या अपने आप को मुझसे बहुत कम समझेगा। अपने आप को सुपीरियर दिखाने के पर्पस से ही ये मूर्ति बनाई गई थी। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके ऑफ दैट colossal wreck, बाउंडलेस एंड बेयर द लोन एंड लेवल sands स्ट्रेच फार अवे। तो क्या कह रहे हैं? नथिंग बिसाइड रिमेन्स, मतलब रिमेन्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। रिमेन्स का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो भी टूटे फूटे पत्थर ये जो बचे हुए हैं ना इस मूर्ति के, तो सिर्फ टूटे फूटे टुकड़े ही बचे हुए हैं और कुछ भी नहीं बचा हुआ है इसके अलावा। राउंड द डिके ऑफ दैट कलोसल रैक, कलोसल रैक का मतलब है इतनी बड़ी मूर्ति ये जो थी ना, इसका कुछ नहीं बचा है, पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है ये मूर्ति। और ये द लोन एंड लेवल sands स्ट्रेच फार अवे, ये डेजर्ट के बारे में बात हो रही है, रेगिस्तान के बारे में, कि इस रेगिस्तान में एकदम लावारिस की तरह पड़ी हुई है, एकदम कोई इसका ध्यान देने के लिए नहीं है। तो यह बताया ये जा रहा है कि ये जो आदमी है जो रिमोट लैंड से आया है, और जब उसने इस राजा की मूर्ति और राजा का जो इंटेंशन था इस मूर्ति को बनवाने के पीछे, वो जब शैली को एक्सप्लेन किया ना, तो शैली को यही समझ में आया कि कोई राजा या कोई भी इंसान अपने आप को कितना भी बढ़ा चढ़ाकर दिखा ले, अपने आप को जबरदस्ती पावरफुल दिखा ले या शो ऑफ कर ले कि देखो मैं इतना बड़ा राजा रहा हूँ, मेरे पास ये ट्रेजर था, वो ट्रेजर था, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज खत्म हो जाती है। ये मूर्ति भी खत्म हो गई, वो राजा भी खत्म हो गया, उसका ट्रेजर भी अब कहीं नहीं है, और चूंकि वो मूर्ति भी नहीं रही तो उसका, राजा का भी अब इतना कोई नाम नहीं रहा है, और जितना है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो कभी भी अपने ट्रेजर पे, पावर पे घमंड नहीं करना चाहिए। गॉट द पॉइंट? इसकी थीम देख लेते हैं हम बेटा। हाउ द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉयज इवन द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स, कि चाहे कितने भी बड़े साम्राज्य क्यों ना आ जाए, एक समय के बाद, मतलब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, हर चीज का अंत होता चला जाता है, चाहे कितना भी स्ट्रांग, कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना हो। मैसेज ये देती है कि कभी भी पावर पे घमंड नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नेवर प्राउड ऑफ योर पावर, ऑफ योर ट्रेजर, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। और मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बींग्स भी जो है ना, वो भी खत्म हो जाते हैं, दुनिया से हमेशा चले जाते हैं, उनका नामो निशान भी नहीं रहता। राइट, अब हम देख लेते हैं राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। मैंने आपको पहले भी बताया था, सोनेट्स की जो राइम स्कीम होती है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोनेट्स की जो राइम स्कीम जो भी होती है वो फिक्स ही होती है। इसकी क्या है? ए बी, ए सी, डी सी, ई एफ, ई जी, ई जी। ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम है। नेक्स्ट इज पोएटिक डिवाइसेस। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को करना पड़ेगा दूसरी तरफ शिफ्ट, तो मैं कर लेती हूँ। पोएटिक डिवाइसेस क्या होती है बेटा? वही जब कभी कोई इंसान अपनी जो बात कहने के लिए एक एक इम्पैक्टफुल तरीका अपनाता है, या सिंपल बात को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ और एक डीपर मीनिंग के साथ जब कहा जाए, तो पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया जाता है। ये कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल हुआ। ऑलिट्रेशन देख लेते हैं। इसमें जब एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, हर वर्ड के पहले लेटर का साउंड देखा जाता है, और जब सेम साउंड रिपीट हो रहा हो अगर, तो ऑलिट्रेशन कहलाता है। जैसे कोल्ड कमांड, तो दो वर्ड्स हैं और दोनों स्टार्ट किससे हो रहे हैं? क से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेटर का क्या साउंड है कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ स्टार्टिंग लेटर का क्या साउंड है। सर्वाइव स्टैम्प्ड, स साउंड है। बाउंडलेस बेयर, ब साउंड है। सैंस स्ट्रेच, स साउंड है। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? ऑलिट्रेशन से एकदम सेम होता है कॉन्सोनेंट्स, सिर्फ दो डिफरेंस होते हैं। एक तो ये कि जैसे ऑलिट्रेशन में वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड देखते हैं सिर्फ, वही कॉन्सोनेंट में फर्स्ट नहीं, कोई भी लेटर हो सकता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल में देखो, तो हिकरी डिकरी डॉग, ये एक पोअम है, तो इसमें ये जो सी के वाला जो क साउंड है ना, फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड में ये बीच में कहीं पर आ रहा है, और लास्ट के जो वर्ड में आखिर में ये कहीं पर आ रहा है। ठीक है, तो कहीं पर भी इसकी प्लेसमेंट हो सकती है। इसके अलावा दूसरा क्या डिफरेंस होता है?
कॉन्सोनेंट्स सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड पर फोकस किया जाता है। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होता है? जो वावल्स के अलावा होता है ना, उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो साउंड होता है, ठीक है। पोएम में कहाँ है ये? स और ट साउंड्स कहाँ रिपीट हो रहे हैं? टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। तो ये टू वास्ट में ट, ट्रंकलेस में ट, स्टोन में ट, तो ये ट साउंड रिपीट हुआ है। और वास्ट में स आ रहा है, ट्रंकलेस में स आ रहा है, लेग्स में स आ रहा है, स्टोन में स आ रहा है। तो ये जब हम पूरा एक साथ पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने आप सुनने में ही समझ में आ जाता है कि ये वाला साउंड ना बार बार रिपीट हो रहा है। ये इतना मुश्किल नहीं है, विद प्रैक्टिस ये आ जाता है। सैंड इन द डेजर्ट, नियर देम ऑन द सैंड, ठीक है। तो ये स और ट साउंड इस पूरे में रिपीट हो रहा है। सिनेक्डोज, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज से जब आप किसी होल को दर्शाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ, वो ज्यादा अच्छे से आएगा समझ। माउथ टू फीड, यानी मुंह को खाना खिलाने। तो मुंह को खाना खिलाने का क्या मतलब है? मुंह क्या है यहाँ पर? लोग, जनता, पूरी जनता जो है उसको इकट्ठी को रेफर किया जा रहा है कि इस पूरी जनता का पेट भरना है मुझे। यहाँ पर इस पोएट्री के अंदर सिनेक्डोज क्या है? द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। ये जो स्कल्पटर है, मूर्तिकार, उसने जो कॉपी किया है ना इस राजा की मूर्ति को, उसके लिए बताया गया है कि ये जो राजा की मूर्ति ही सिर्फ उसने नहीं बनाई है, उसके एक्सप्रेशंस तक छाप डाले। इनफैक्ट पूरी की पूरी पर्सनालिटी उसने छाप डाली इस राजा की। तो एज अ होल पर्सन उसको बना डाला एक तरीके से। तो ये इस तरह से सिनेक्डोश है। नेक्स्ट इज इंजैममेंट। इंजैममेंट का मतलब होता है कि जब देयर आर डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स है स्टेंजा में, राइट। लेकिन सेंटेंसेस कितने हैं वो आप देखो। तो फर्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है आई मेट अ ट्रेवलर, और वो सेकंड लाइन तक जा रहा है, कहां तक? सेड तक। तो जब ऐसा ही कोई सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंच जाता है बिना किसी पंक्चुएशन के, तो उसे इंजैममेंट कहा जाता है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए ये लेंथ ऑफ सेंटेंस? 1 लाइन प्लस 1 वर्ड। तो ये 1 वर्ड कहाँ आता है? नेक्स्ट लाइन के अंदर आता है। ये मिनिमम लेंथ होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी भी नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं। तो देखो, आई मेट से लेकर हु सेड तक, फिर टू वास्ट एंड ट्रंकलेस से लेकर डेजर्ट तक, उसके बाद नियर देम, ये 2 ही वर्ड आए, फिर कॉमा आ गया, तो हम इसको एंजॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ऑन द सैंड, फिर कॉमा आ गया, एंजॉयमेंट में काउंट नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर से एंजॉयमेंट शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोएम। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरे पॉइंट्स मैंने उसी तरीके से बताया कि जैसे क्वेश्चंस आ जाए तो आप उसको आंसर कर सको। फर्स्ट इज व्हाट इज द टोन ऑफ दिस पोएम? सो द टोन इज आयरॉनिक, एल्गेक एंड समवॉट मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब एक तो मजाक उड़ाने जैसा भी है ये, कि जो राजा अपने आप को ये समझता था कि मैं दूसरों के सामने शो ऑफ करने के लिए और मैं कितना पावरफुल रहा हूँ, फ्यूचर जनरेशन्स को भी पता चलना चाहिए, तो इसलिए मेरा एक स्टैचू होना चाहिए। लेकिन वो स्टैचू कहाँ है आज के दिन? टूट फूट गया है। तो एक किस्म से उसकी हंसी सी उड़ा रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं बचा। और सेम ही चीज को एक आयरॉनिक तरीके से भी बोल रहे हैं कि जो इतना बड़ा स्टैचू एक समय पर हुआ करता था, हो सकता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह भी उसको देखा जाता हो, लेकिन आज के दिन वो क्या हो चुका है? तहस नहस हो चुका है। सो व्हाट्स एन आयरनी कि बड़े से बड़े एम्पायर भी एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाते हैं। Then Ozymandias and not marble nor the gilded monuments, very important question बेटा, are based on the theme of time, मतलब दोनों ही समय टाइम के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि दोनों में क्या चीज एक कॉमनली बताई गई है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स ऑब्जेक्ट्स डाई, मर जाते हैं, है ना। कोई भी मर जाते हैं मतलब खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो खत्म होना ही होता है ना। सो कंपेयर द टू सॉनेट्स इन टर्म्स ऑफ द मैनर इन विच टाइम इज ट्रीटेड बाय द पोएट्स, राइट योर आंसर इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो इसके अंदर आपको यही बताना है, जो विलियम शेक्सपियर की नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स में क्या बताया कि पोएट्री इज समथिंग जो टाइम को ट्रांसेंड कर सकती है। अदरवाइज चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, स्टोन्स हो, प्रेशियस स्टोन्स हो, मार्बल्स हो, कुछ भी हो, स्वॉर्ड ऑफ मार्स हो, या उसके अलावा जो स्टैचूज हैं, कुछ भी हो, टाइम के साथ वो खत्म हो जाता है, हमेशा अमर नहीं रहता। ठीक है। सेम उसी तरह ओzymandias में भी शैली ने क्या समझाया है? ये समझाया है कि इतना बड़ा राजा था, इतना ज्यादा अमीर राजा था, ट्रेजर था उसके पास, पावर थी उसके पास, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो खुद भी खत्म हो गया, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी बड़ी मूर्ति जो उसने बनवाई थी, वो मूर्ति भी विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरी तरीके से खत्म हो गई, राइट। तो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल
उसको आप नहीं हरा सकते और इसीलिए टाइम को ना तो चैलेंज करना चाहिए, ना ही टाइम से लड़ना चाहिए, टाइम के साथ चलना चाहिए, राइट? तो ये था एक्सप्लेनेशन बेटा इस क्वेश्चन का एंड आई एम श्योर आपको पूरी फॉर्म भी समझ में आ गई होगी, पोएटिक डिवाइसेस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने अच्छे से बता दिए हैं, ठीक है? तो चलो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं बेटा। आपको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, राइट? हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।